जिस सरकार ने जाति मिटाने की बात की, वो लोग अब खुद जाति गिनने निकले हैं। अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में कास्ट इन्यूमरेशन यानी कि कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट कर दिया है। The Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. हिंदुत्व की राजनीति करने वाली ये पार्टी कास्ट लाइंस को हटाने की जगह पे ये दरारों को और क्यों बढ़ाना चाह रही है, ये तो मेरे समझ के बाहर है। लेकिन ये बात तो तय है कि राहुल गांधी को अभी फुल प्राइम मिनिस्टर वाली फील आ रही होगी, क्योंकि वो विपक्ष में रहते हुए भी सरकार से अपने काम करवा ले रहा है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने बड़े गर्व के साथ एक क्लेम भी किया है कि उसने ये कास्ट सेंसस का काम सरकार से करवाया है। हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, ये हमारा विजन है। इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। बीजेपी का किसान बिल वापस लेना हो, सीएए और एनआरसी को डिले करना हो, या अभी कास्ट सेंसस का निर्णय हो, जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष की पिच पर खेल रही है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि कास्ट सेंसस की मांग के बाद वो लोग विपक्ष के बाकी मांगे, जैसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, 50% की रिजर्वेशन की सीलिंग को तोड़ना, प्राइवेट सेक्टर और प्रमोशन में भी रिजर्वेशन को लाना, इन सारी मांगों को भी अब बीजेपी पूरा कर देगी। 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। अब तो मुझे लगता है कि भारत की बेटियां जिनके शौहर पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी अब मोदी जी दामाद मोदी नाम की एक स्कीम ले आएंगे, जिससे कि वो अपने पतियों को भारत की नागरिकता दिलवा पाएंगी। ये कास्ट सेंसस की बात सुनकर तो अभी तक ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो हिंदू एकता की बात करती थी, जो हिंदुत्व की बात करती थी, बटेंगे तो कटेंगे की बात करती थी, वो केवल और केवल हिंदू एकता का धोखा दे रहे थे। बीजेपी अपने इस कदम के बाद भले ही कुछ नए वोटर अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाए, लेकिन जो इनका कोर वोटर बेस है, वो कहीं ना कहीं सरकार के इस कदम के बाद से ठगा महसूस कर रहा है। मोदी जी से तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मोदी जी, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के जनरल की मारनी थी, इंडिया के जनरल्स की नहीं। बीजेपी की इस मूव के बाद ये बात तो तय है कि हिंदुओं अब एक हो जाओ, क्योंकि जब तक तुम जात पात में बटे रहोगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें एक करने का काम नहीं करेगी। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने पॉलिटिकल गेन के लिए समाज में फॉल्ट लाइन्स क्रिएट करने ही पड़ते हैं, और कोई भी पार्टी इन फॉल्ट लाइन्स का यूज ही करेगी अपने गेन के लिए। तो तुम जब तक एक नहीं होगे, तब तक कोई तुम्हें बाहर से एक करने नहीं आएगा। तो अब अपनी आंखें खोलो और एक होने की कोशिश करो। और अगर अब भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई अब तुम लड़के मर जाना, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। हालांकि अभी इस कास्ट सेंसस को लेके बहुत सी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं हुई है कि क्या ये कास्ट सेंसस का डेटा इस बार के सेंसस डेटा के साथ रिवील किया जाएगा, या फिर इसे अगले सेंसस के लिए बचा के रखा हुआ है। और इसी के साथ साथ बहुत सी स्पेकुलेशंस भी चल रहे हैं कि क्या मुस्लिमों की भी कास्ट गिनी जाएगी, क्रिश्चियंस की भी कास्ट गिनी जाएगी, क्या इसमें रिजर्वेशन चेंज होगा। इन सभी बातों के बारे में हमें नहीं पता है। तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके आधार पर ही ये पता करने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी की इस कास्ट सेंसस के डिसीजन के बाद हमारे समाज पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्या इस कास्ट सेंसस की बात सबसे पहले राहुल गांधी ने की थी, और अगर उसने सबसे पहले बात नहीं की थी, तो कास्ट सेंसस का भारत में क्या इतिहास रहा है। साथियों, मेरी तरह कोई भी जो हिंदू एकता और हिंदुत्व के बारे में सोचता है, अगर उसने इस कास्ट सेंसस की न्यूज सुनी होगी, तो उसकी भी रातों की नींद उड़ गई होगी। लेकिन साथियों, अगर आपको इस कास्ट सेंसस का इतिहास नहीं पता है, तो शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कास्ट सेंसस की मांग भारत में कोई नई नहीं है, और ना ही राहुल गांधी ये पहले व्यक्ति हैं जो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं। मैं आपको 1994 की एक नीतीश कुमार की वीडियो दिखाता हूँ, जहाँ पे वो भी कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं। इस देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए, और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है, सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। तो आइए पहले इसका पूरा इतिहास हम लोग समझ लेते हैं। जाति के आधार पर जनगणना अंग्रेज भी करवाते थे,
और जो आखिरी जातिगत जनगणना हुई थी वो 1931 में अंग्रेजों के द्वारा ही कराई गई थी। 1941 में भी अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस तो करवाया था, लेकिन उसका डेटा कभी रिलीज नहीं होने दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के कारण और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के कारण उस डेटा को अच्छे से कलेक्ट ही नहीं कर पाया गया था। और आज़ादी के बाद 1951 में जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और उस टाइम जब सेंसस की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एससी और एसटी के अलावा और किसी भी कास्ट के आधार पर कास्ट सेंसस करवाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि कास्ट सेंसस से समाज में दरारें और बढ़ जाएंगी। हालांकि 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को अलाउ कर दिया था कि वो इंडिपेंडेंट कास्ट सर्वेज रन कर सकती हैं और उस सर्वे के आधार पर वो अपने वेलफेयर स्कीम्स और रिजर्वेशंस को ट्वीक कर सकती हैं। उसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और 1979 में वो मंडल कमीशन की स्थापना करते हैं, जिसका मकसद ये पता लगाना था कि एससी और एसटी के अलावा और कौन से ऐसे कास्ट्स हैं जो बहुत ही बैकवर्ड हैं और उन बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करके उनके लिए कुछ टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स लाई जाएं। लेकिन अब क्योंकि 1951 के बाद से कोई भी कास्ट सेंसस नहीं हुआ था तो हमारे पास कास्ट का कोई डेटा ही नहीं था। तो जो मंडल कमीशन ने डेटा का यूज किया वो 1931 के सेंसस का ही डेटा यूज किया, जिसके आधार पर भारत की ओबीसी पॉपुलेशन 52% थी। और उसी डेटा के हिसाब से मंडल कमीशन ने ये रेकमेंड किया कि ओबीसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए 27% रिजर्वेशन दिया जाए और मंडल कमीशन के इस रिकमेंडेशन को 1991 में इंप्लीमेंट भी किया गया। तो जब 1991 में ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया गया तो इसका काफी विरोध भी हुआ, क्योंकि इस रिजर्वेशन को लेटेस्ट डेटा के आधार पर नहीं दिया गया था, 1931 के डेटा के आधार पर दिया गया था। तो उस समय से ही कास्ट सेंसस की मांग उठने लगी थी कि हम लोग लेटेस्ट डेटा के अनुसार ओबीसीज को रिजर्वेशन दे पाएं। और इसीलिए 1994 में आप नीतीश कुमार के वीडियो भी देख पाए हैं जिसमें वो कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी ये कास्ट सेंसस नहीं होने दिया। फिर हम लोग जंप करते हैं 2011 में, जहां पे यूपीए की सरकार थी और उन्होंने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था 2011 में, और इस पर 4,900 करोड़ रुपए भी खर्च हुए। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इस कास्ट सेंसस का डाटा कभी रिलीज ही नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कास्ट सेंसस के डेटा को इकट्ठा करने के लिए जिस मेथड का यूज किया गया था वो ही अनसाइंटिफिक था। 2016 में सोशियो और इकोनॉमिक डेटा तो रिलीज किया गया, लेकिन कास्ट का डेटा कभी रिलीज नहीं किया गया। फिर 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है और 2017 में रोहिणी कमीशन को सेटअप किया जाता है, जिसका मकसद ये पता करना था कि ओबीसीज को जो रिजर्वेशन मिल रहा है क्या सच में उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पा रहा है, क्या सच में इससे उन्हीं लोगों को फायदा मिल रहा है जो अभी बैकवर्ड हैं, या इसका फायदा कुछ और लोग उठा ले रहे हैं। तो इस कमीशन की रिपोर्ट में ये सामने आया कि 97% जॉब्स केवल और केवल 25% ओबीसी की जातियों के पास ही है और बाकी 37% ओबीसी के कास्ट के पास कोई भी जॉब या फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था, और लगभग 1000 ओबीसी सब कास्ट का रिप्रेजेंटेशन केवल 3% था। तो इसका मतलब साफ है कि ओबीसीज को जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसका सबसे ज्यादा फायदा केवल 25% लोग उठा पा रहे थे और 37% लोग तो इसका कोई फायदा ही नहीं उठा पा रहे थे, और बाकी जो बचे उनको थोड़ा बहुत फायदा मिल पा रहा था। लेकिन इस रिपोर्ट में भी ये क्लियर हो गया था कि क्योंकि हमारे पास कास्ट का डेटा उपलब्ध नहीं है तो ये डेटा बिल्कुल फुल प्रूफ भी नहीं हो सकता है, और बिना कास्ट के डेटा के एक फुल प्रूफ स्टडी करना संभव भी नहीं है। हालांकि 2021 में जब भाजपा की सरकार के अंडर सेंसस होना था तो उस समय उन्होंने कास्ट सेंसस से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि ऑपोजिशन की तरफ से हिंदुओं को कास्ट में तोड़ने की कोशिश की जा रही थी और 50% सीलिंग को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही थी। और ऐसे माहौल में कास्ट सेंसस करने का मतलब होता कि आप इन फॉल्ट लाइंस को और बढ़ा रहे हैं, जो कि आज के केस में भी ट्रू है। लेकिन क्या सच में इस रिजर्वेशन लिमिट को 50% से बढ़ाना संभव है? और अगर संभव है तो कांग्रेस की सरकार ने इसे अभी तक क्यों नहीं किया? तो आइए इसके भी टेक्निकलिटीज को अच्छे से समझते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 1961 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को यह अलाउ कर दिया था कि वो अपने हिसाब से कास्ट की लिस्ट बना सकती हैं, ओबीसीज के कास्ट का भी वो लोग सर्वे करा सकते हैं और फिर उस हिसाब से वो रिजर्वेशन और बाकी वेलफेयर स्कीम्स डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच था कि वो जो भी सर्वे करवाते, जो भी लिस्ट बनाते ओबीसीज की, उसकी लिस्ट को प्रेसिडेंट से अप्रूव करवाना पड़ता। लेकिन बीजेपी की सरकार ने 2021 में इस कानून में अमेंडमेंट किया और ये प्रावधान लाया कि स्टेट्स अपने सर्वे के अनुसार वेलफेयर स्कीम्स और रिजर्वेशन को ट्वीक करने के लिए स्वतंत्र हैं और प्रेसिडेंट से उन्हें परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि अभी बिहार, कर्नाटका और तेलंगाना में भी कास्ट सेंसस करवाया गया और बिहार में तो इस कास्ट सेंसस के आधार पर रिजर्वेशन की लिमिट को 65% करने की भी कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मना कर दिया। तो आखिर जब ये कानून पास हो चुका है कि स्टेट्स अपने हिसाब से कास्ट सर्वे करवा सकती है और उस हिसाब से रिजर्वेशन की लिमिट को ट्वीक कर सकती है, तो भी
पटना हाई कोर्ट ने इसे मना क्यों किया और सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के इस डिसीजन को स्वीकार भी कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ, अब आइए इसको भी समझते हैं। क्योंकि 2021 में जब बीजेपी की सरकार ने ये अमेंडमेंट पास किया कि स्टेट्स के पास फुल पावर है कि वो अपने कास्ट सर्वे के अनुसार रिजर्वेशन और वेलफेयर स्कीम्स को ट्वीक कर सकते हैं, तो भी सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रिपल टेस्ट का प्रावधान लाया कि जब तक कोई भी कास्ट सर्वे इस ट्रिपल टेस्ट को पास नहीं कर लेती तब तक उसके आधार पे आप रिजर्वेशन या फिर कोई भी वेलफेयर स्कीम लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल टेस्ट क्या था? तो पहला टेस्ट तो ये है कि आपको कोई भी सर्वे करवाने से पहले एक कमीशन बिठानी पड़ेगी और उसमें रेगुलर सर्वे करवाना पड़ेगा और आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये जाति सच में बैकवर्ड है और उन्हें वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है। दूसरा टेस्ट ये है कि उस सर्वे के अनुसार ही आपको अपने वेलफेयर स्कीम्स और रिजर्वेशन में प्रोपोर्शनल चेंजेस करने पड़ेंगे। और तीसरा टेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो ये है कि आप 50% की रिजर्वेशन सीलिंग को ब्रेक नहीं कर सकते। तो जब तक आप इन 3 टेस्ट को पार नहीं कर लेते तब तक आप अपने सर्वे के अनुसार भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि बिहार सरकार ने इस रिजर्वेशन सीलिंग को 65% करने की कोशिश की, इसीलिए पहले पटना हाई कोर्ट ने इसे मना किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट को इस मामले में सपोर्ट किया। तो फिलहाल अभी के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार तो 50% की सीलिंग ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब ये कास्ट सेंसस आ जाएगा और जिस तरीके से विपक्ष इस बात को पुश कर रहा है कि 50% की सीलिंग को ब्रेक हम करवा के रहेंगे, तो कास्ट सेंसस के बाद सोसाइटी पे इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, आइए इसको भी समझते हैं। तो देखिए, कोई भी डेटा अपने आप में खतरनाक नहीं होता है, वो हानिकारक नहीं होता है, लेकिन आप उस डेटा का यूज कैसे कर रहे हैं, आप उस डेटा को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, ये आपके हाथ में असली पावर देता है। और उस पावर का यूज करके आप समाज को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस डेटा का यूज 2 प्रकार से किया जा सकता है। अगर हम लोग इसके सकारात्मक यूज की बात करें तो सबसे पहला यूज तो ये हो सकता है कि इस डेटा के अनुसार हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में रिजर्वेशन का लाभ किन जातियों को मिल रहा है और कौन उस रिजर्वेशन कोटा के अंडर होते हुए भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। और इस डेटा के अनुसार हम लोग कोटा विद इन कोटा का प्रावधान ला सकते हैं, जिसे 2024 में ही सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया था कि ये करना जरूरी है। और ये करके हम लोग सच में जिन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है और जिन लोगों को सच में समाज में आगे आने की और रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, हम उन्हें समाज में आगे ला सकते हैं और उन्हें रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ 2026 में लोकसभा की सीटों का डीलिमिटेशन भी होना है। अब डीलिमिटेशन में क्या होगा कि नए डेमोग्राफिक्स के अनुसार लोकसभा की सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि नए डेमोग्राफिक्स के अनुसार लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अभी जो लोकसभा में 543 सीट्स हैं वो डीलिमिटेशन के बाद बढ़ के 750 सीट्स हो जाएंगी। तो अगर हम लोग कास्ट सेंसस करवाते हैं तो हम लोग उस सेंसस के अनुसार जो जातियां जिनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है उस अनुसार हम लोग सीट्स को बढ़ा सकते हैं और कुछ जातियों को रिजर्व्ड सीट्स दे सकते हैं ताकि उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में हो सके। तो यहाँ पे भी आप कास्ट सेंसस का एक अच्छा यूज कर सकते हैं। लेकिन मीडिया में जिस तरह की पोस्टरिंग चल रही है और जिस तरीके से इसे राहुल गांधी की जीत बताया जा रहा है और जिस तरीके से राहुल गांधी आगे और डिमांड्स रखते जा रहे हैं कि जितनी आबादी उतना हक करना चाहिए, अगर ओबीसी की आबादी 75% है तो उन्हें 75% हक दे देना चाहिए। तो इस तरीके से तो जो सच में माइनॉरिटी हैं, जिन्हें सच में अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, जिन्हें सच में रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, वो तो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। और उसके अलावा राहुल गांधी जो और डिमांड्स कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कर दो और प्रमोशन में रिजर्वेशन कर दो, और अगर ये सारी डिमांड्स के आगे हमारी सरकार अगर झुक जाती है और कास्ट सेंसस के डेटा का ऐसा यूज करती है तो ये देश के लिए बहुत हानिकारक होगा और देश बर्बादी के रास्ते में आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर 50% की सीलिंग को ब्रेक करना है तो सरकार कानून में ही ऐसे बदलाव कर सकती है कि रिजर्वेशन की लिमिट बढ़ जाए, और सुप्रीम कोर्ट का काम कानून को इंटरप्रेट करना होता है। और अगर कानून बदल गया तो सुप्रीम कोर्ट भी शायद अब इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। और जहां तक बात रही जितनी आबादी उतना हक वाले नारे की, तो ये नारा पूरे देश के डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है, क्योंकि इस नारे के अनुसार 75% जिसकी आबादी है उसे देश के रिसोर्सेज पे 75% का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और जिसकी आबादी केवल 15% है उसे सिर्फ 15% मिलेगा। तो जो सच में देश की माइनॉरिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन तो आप खत्म कर देंगे। तो ये नारा राहुल गांधी को जिसने भी दिया है वो शायद सबसे बड़ा बेवकूफ है और इस नारे से देश का डिस्ट्रक्शन ही होगा। कभी भी इस नारे से देश प्रोग्रेसिव रास्ते पे तो आगे नहीं बढ़ सकता है। और अगर बीजेपी कांग्रेस के इस नैरेटिव पे खेलने लगती है, कांग्रेस की पिच पे खेलने लगती है और कानून में ऐसे चेंजेस कर देती है कि
रिजर्वेशन की सीलिंग को हटा दिया जाए और जितनी आबादी उतना हक कर दिया जाए, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, अगर ऐसा हो जाता है, कास्ट सेंसस के डेटा का ऐसा यूज होता है, तो ये बिल्कुल ही डिस्ट्रक्टिव होगा देश के लिए। तो अब हमारे लिए देखना ये होगा कि बीजेपी जो कास्ट सेंसस करवा रही है उस डेटा का यूज किस तरीके से होता है। लेकिन मेरे जैसे लोग डरे हुए इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी का जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके से वो पिछले कुछ सालों में अपने निर्णयों से पलटी है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि बीजेपी प्रेशर सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाती है और अगर ऑपोजिशन प्रॉपर प्रेशर बनाए तो हो सकता है कि देश को बर्बादी की राह पे बीजेपी ले जाए। अब भविष्य के गर्त में क्या लिखा है ये तो भविष्य ही बताएगा। अभी के लिए तो हम बस यही होप कर सकते हैं कि सब कुछ सही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको कास्ट सेंसस का इतिहास पता चला होगा और ये भी पता चला होगा कि कास्ट सेंसस अपने आप में कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन इस डेटा का जिस तरीके से यूज किया जाएगा वो हमारी देश की दशा और दिशा को तय करेगा। तो आपका इस कास्ट सेंसस को लेके क्या मानना है और क्या आपको लगता है कि ये कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए जहाँ पे मैं करंट पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को एक्सप्लेन करूँ, तो आप इस चैनल हाइपर हंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।